ख़ास तौर से रत्ना कौशिक जी का, प्रोफेसर अनु जी का और जो हिंदी भवन के सभी न्यासी लोगों का कि हम लोगों को ये मौका दिया कि आज सुधीर मिश्रा जी से हम लोग रूबरू हो सके और उनकी जो है सिनेमा की कहानी जो है लोगों तक आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधीर जी का संक्षिप्त परिचय तो भी करा दिया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा और। लेकिन वही एक वो आता है सवाल या गालिब का जो एक शेर है कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई उन्हें बतलाए कि हम बतलाए क्या। तो मूलतः लखनऊ से जो है सुधीर जी का नाता है। हालांकि इनकी पैदाइश नागपुर की, लेकिन बहुत शहरों का इन्होंने सफ़र किया। इनके दोनों मतलब ननिहाल और दरिहाल राय में बहुत ही जो है पढ़ा लिखा राजनीतिक परिवेश और शैक्षिक परिवेश है जहाँ से आते हैं। इनके ग्रैंडफादर जो है हिंदुस्तान के पहले फारसीएस हुआ करते थे और लखनऊ में जो कानकुब्ज कॉलेज और कानकुब्ज स्कूल है वो इन्हीं लोगों की जो है परिवार की देन है। सुधीर जी के फादर DS मिश्रा साहब जो है बहुत मैथमेटिशियन थे। फ्रांस की प्रतिष्ठित सोर्बोन यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है DSc भी किया और वहाँ पे पढ़ाया भी। उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी में, IIT दिल्ली में BHU के वाइस चांसलर भी रहे। इनके ननिहाल की अगर मैं बात करूं तो इनके नाना जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे DS मिश्रा जी, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी। इनकी माता जी जो है महात्मा गांधी की बहुत चहेती थी, उसके बारे में भी एक किस्सा है जो हम लोग बात करेंगे। और सुधीर जी नागपुर में इनकी पैदाइश हुई, लखनऊ में रहे, दिल्ली में रहे, फिर मुंबई में FTII में इनके बड़े भाई जो है इनके भाई सुधांशु मिश्रा जी गए थे पढ़ने, तो ये भी FTI गए। वहाँ इन्होंने लोगों को देखा, समझा, वहाँ से सीख बहुत ली, हालांकि पढ़ाई नहीं की थी। और फिर उसके बाद इनके फिल्म का जो करियर का सिलसिला, जो हिंदुस्तान की बेहतरीन ब्लैक कॉमेडी है जाने भी दो यार, उसके लेखक के रूप में जो है कुंदन शाह के साथ इन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की। उसके बाद 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया इनको और फ्रांस की सरकार ने इनको आर्ट ऑफ लेटर से भी जो नवाजा है। तो ये सौभाग्य है कि इस तरीके के जो है विलक्षण प्रतिभा के धनी एक सिनेमाकार जो है आज हमारे बीच मौजूद है। तो पहला सवाल सर मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, फ्रांस आप शायद मदर वापस आ गई थी, वरना आपकी पैदाइश फिर जो ही पेरिस में ही होती। तो इन सब सारे जो है ये सारे शहरों को आपने अपने सिनेमा में किस तरीके से समाहित करने की कोशिश करी? मुश्किल सवाल है यार ये तो। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, मुझे नहीं लगता। नहीं मतलब शहर तो आपके मतलब आप जहां जहां से गुजरते हैं वो आपके साथ रहता है कुछ हद तक। तो आप बीच में सागर को भूल गए। हाँ नहीं, मैंने बताया तो मैं सागर में पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे लोग जहाँ पे दुनिया में जाता हूँ तो कहते हैं आपके ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं सागर में पढ़ा हूँ। तो थोड़ा एक अलग है। आई डोंट नो, अब मतलब मुझे नहीं पता। लखनऊ मेरे साथ रहता है, वहाँ की एक तमीज रहती है साथ, हमेशा एक नजरिया रहता है। कई लोग लखनऊ के बारे में बड़े गलत ख्याल हैं कि वो पहले आप HS रवेल का मेरे हुजूर का लखनऊ ख्याल आता है, नवाबी लखनऊ ख्याल आता है और ऐसा लगता है कि सिर्फ नवाब वहाँ रहते हैं। लेकिन लखनऊ जो है मेरे लिए क्या कहेंगे, एक तरह से आज़ाद ख्याल का शहर है, जहाँ खुलापन है, जहाँ आप तमीज से बदतमीजी कर सकते हैं। लखनऊ की असलियत वो है, माफ कीजिएगा फिर कुछ भी कह दो, तो फिर आप आजाद ख्याल हैं। वो शायरों का शहर है, मजाज का शहर है, वाजिद अली शाह का भी शहर है, मैथमेटिशियंस का शहर है, सज्जाद ज़हीर का शहर है, नूर हसन का शहर है, जावेद साहब का शहर है, जहाँ तक बड़े बड़े लोगों का शहर है। वो मेरे वालिद का शहर है, मेरे दादा का शहर है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का शहर है। लेकिन अब विरासत तो सबकी होती है। इतनी बड़ी बातें अगर आप करें कि वो फला आपकी फैमिली थी और फला, तो फैमिली तो सभी की थी यार, और वी आर ऑल कनेक्टेड इन अ सेंस। तो फ्रॉइड साहब कहते थे कि ये बेवकूफ़ी है अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ फक्र करना, क्योंकि आप वी आर ऑल पार्ट ऑफ सम लीनियज और दी अदर। और मैं तो पर्सनली अपने लीनियज से लड़ता आया हूं।
तो आप इतना कहेंगे द्वारका प्रसाद में, तो मेरा उनसे राजनीतिक बहुत मतभेद है। हाँ, तो ये मैं क्या करूं। तो अब मेरे दादा के बारे में ख्याल है, आप बोलेंगे तो हम लोग का जाति बहुत मतभेद है। तो मैं तो थोड़ा एक इर्रेवरेंट, एक मेरा बाप एक तरह से पिता जो थे मेरे अनाथ से थे, डीएन मिश्रा जो मैथमेटिशियन थे, मैं उनका बेटा हूं और उनके साथ रहा हूं। मैथमेटिशियन थे, जितना ब्रिलियंस और की जो ब्रिलियंस थी वो तो मुझ में नहीं आई, कुछ ज्यादा ही था। तो लेकिन कुछ आया होगा। और वो उन्होंने लखनऊ फिल्म सोसाइटी बनाई थी, तो उस जमाने में गोद में ऐसी फिल्में दिखाते थे मुझे जो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं देखूं। बहरहाल वो दिखाते थे, और वो भी लखनऊ की आज़ाद ख्याली है किस तरह की एक फिल्म सोसाइटी कब थी वहाँ 1960 में, और वो कुछ तरह की फिल्में देखते थे। और मैं, मेरे ख्याल से वहीं से मेरे जो अंदर जो एक बागीपना है वो वहीं की पैदाइश है। और लखनऊ में जब मेरी माँ हमेशा भेज देती थी मेरे पिता के साथ, हम मुझे 4-8 साल की उम्र में, क्योंकि वो कॉफ़ी हाउस में 12 बजे तक बैठे रहते थे, तो काफ़ी गुड लुकिंग थे, तो सारी लड़कियां कहते थे कि थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा देखती थी तो घबराई रहती थी, तो मुझे भेजा करती थी कि साथ रहो। तो मैं 4-8 साल में कॉफ़ी हाउस में बड़ा बैठा हूँ उनके साथ, जहाँ पे बड़ी आज़ाद ख्याल बातें, कभी कोई बैठा, कभी फिरोज गांधी, कोई बैठे हैं वहाँ पे, और हर राजनीतिक बातें हो रही हैं, कल्चर बातें, शेर व शायरी पे हो रही है। उस माहौल का मैं उपज हूँ। तो उस तरह से उस माहौल को मैं लखनऊ से लेके चलता हूँ। फिर मेरे अंदर सागर है, तो सागर विश्वविद्यालय का हूं मैं, सागर शहर का नहीं हूं। उनको शहर तो 3 थिएटर है वहां पे, और गोपालगंज है, और दादागिरी है, और यहाँ बैल साहब बैठे हैं तो कोका कह रहो, जो कह रहो सो खा रहो, है ना। तो बुंदेलखंड है, वो भी अहम है। तो अब मतलब, तो सागर का कमाल ये है, और बहुत कुछ एज अ फिल्म मेकर मुझे लोग, बहुत सारे लोग बोलते कि यार तुम ऐसा भी समझ कैसे, तुम्हारी गांव भी कैसे समझ लेते हो, शहर भी कैसे समझ लेते हो, सोफिस्टिकेशन। तो वो सागर की देन है वो भी, क्योंकि सागर में लिटरली हमारे बाप की विश्वविद्यालय थी, तो हर यूनिवर्सिटी का हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरा चाचा था। इसका मतलब हर विषय का एक्सपर्ट मेरा चाचा था। तो आप रात को 12 बजे कोई समझ में कोई चीज नहीं आई तो आपने दरवाजा खटकाया, बोला चाचा जरा ये समझाना, तो वो बोलते थे यार देखो सुधीर आया है, चाय बनाओ, और समझाने लगते थे। क्योंकि विषय पे बात ज्यादा लोग प्रोफेसरों से करते नहीं, किसको इंटरेस्ट है, तो थोड़ा खुश होते थे कि किसी को दिलचस्पी तो है। तो हर विषय के ऊपर, चाहे वो हिंदी डिपार्टमेंट हो, तो भागीरथ मिश्रा वहां के हेड थे, गोविंद द्विवेदी वहां पे। आज मुझे सुबह वो मिले अशोक वाजपेयी के, जो उदयन वाजपेयी, तो वो सागर का है, वो भी अशोक वाजपेयी भी सागर के हैं। तो वो हिंदी डिपार्टमेंट जो है उसने, और भोपाल में कविता की एक सुबह होती थी। तो सागर जो है वो भोपाल के बगल में है, बड़ा शहर भोपाल है, और वहां पे उत्सव करके अशोक वाजपेयी आयोजन करते थे। वहां पे कविता की सुबह होती थी, और हिंदी का हर बड़ा कवि आता था। तो सर्वेश्वर को मैंने बचपन में सुना, श्रीकांत वर्मा को मैंने, ज्ञानेंद्र पति को मैंने सुना। कोई लोग शायद बच्चे आजकल जानते भी नहीं ज्ञानेंद्र पति कौन था। बहरहाल ये सब तो मुक्तिबोध के बारे में बातें सुनी, तो मतलब भूल गलती बैठी है जरा अख्तर पहन के तख्त पर दिल के। तो हिंदी और उर्दू में मुझे मतभेद भी नहीं समझ में आया कुछ, क्योंकि हिंदी है कि उर्दू है। श्रीकांत वर्मा को सुना, सबको सुना, तो वो उस सब ने मुझ पे बहुत ज्यादा असर किया। फिर क्रिकेट की बॉल फेंको तो गांव में जाती थी, साथ में पढ़ते गांव वाले थे, तो 10 साल गांव में गए, शादी में, मातम में, इसमें उसमें। तो रिसर्च के लिए गांव नहीं गए, और लिटरली गांव में रहते थे, गांव के बगल में रहते थे। तो वो जो सागर का असर है वो भी बहुत ज्यादा है मुझ पे। फिर दिल्ली आया 2 साल, तो उस वक्त बहुत पोस्ट इमरजेंसी ये वो सब एजिटेशन था, थोड़ा लास्ट फेज ऑफ रेडिकलिज्म था।
तो वो मुझे बहुत यहाँ सारे जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू की पॉलिटिक्स और ये वो उसका भी असर हुआ ही होगा। फिर एमके तो एमफिल मैंने कितना किया मुझे नहीं पता। मुझे मैं यहाँ थिएटर ज़्यादा करता तो एमके रैना के साथ एक ग्रुप बनाया था प्रयोग। तो हमने जुलूस नाम के नाटक का एक बादलदा का एक नाटक था, उसके कम से कम 500-600 शोज किए होंगे सड़क पे। और एमके के साथ बहुत थिएटर किया मैंने यहाँ पे। और बादल सरकार के साथ फिर मैंने यहाँ उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका मैं पार्ट था, और हमने भोम्मा नाम का एक प्ले किया और बहुत सारे प्ले किए। तो उन्होंने मेरा दिमाग और बहुत खोल दिया। दिमाग जो बादल साहब ने, क्योंकि वो जो अपना काम था एवं इम्तिजीत, पता नहीं आप लोगों ने नाटक पढ़े हैं कि नहीं, उनके जो उस जमाने के नाटक थे उनको वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो आप एक ऐसे आदमी के साथ मिले जो अपना खुद की जो विरासत है और जो फेम है रिजेक्ट कर रहा था, और हमेशा अपने आप को कुछ नया बना रहा था। तो मुझ में एक आ गया एक अंदर से कि मैं अपने आप को अब सीरियसली लेता नहीं हूं। जब मैं पहली एक फिल्म बनाता हूं उसके बाद अगली फिल्म भूल जाता हूं। अब मुझे नहीं मालूम मैंने पिछली फिल्म क्या बनाई थी, हजारों ख्वाहिशें होगी बहुत बड़ी अच्छी फिल्म, दूसरे जाने दूसरों की हो गई ना, अब तो ऑडियंस की हो गई ना हजारों। अब वो उसके साथ जो सुलूक करें वो ठीक है, अब मुझे तो अगली फिल्म बनानी है ना। तो वो मैंने बादलदा से सीखा है कि वो इट्स नॉट दैट यू कैन फॉरगेट, आप पूरी तरह से नहीं भूल सकते, आप पूरी तरह आप हो तो वही, बट आप थोड़ा आगे देखते हो, यू मूव ऑन, कुछ रीइन्वेंट करो अपने आप को, कुछ पीछे जो नहीं। तो फिल्म बनाने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ आपका मनोरंजन करना, वो हो सकता है, बड़ा नोबल है वो, मैं उतना नोबल हूं नहीं। मतलब बड़े अच्छे लोग होते हैं ना जो दूसरों का मनोरंजन करते हैं, बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं देखिए मैंने आपको सुख पहुंचाया, खुशी दी आपको। मैं उतना अच्छा आदमी हूं नहीं, तो मैं कुछ अपने खोज में भी तो हूं। तो मैं हर बार जब फिल्म बनाता हूं तो खुद को भी कुछ पाता हूं, कहीं समझ मेरी बढ़ती है, उस समझ को मैं दिखाता हूं जो मेरी फिल्म है। अब ज्यादा बकवास कर लिया, आप आगे अगला सवाल पूछो। आपने बोला कि जब आप दिल्ली आए तो इमरजेंसी का वो दौर था, और अभी आपका जो नया आने वाला एक वेब सीरीज आने वाली समर्स ऑफ 76 सोनी, एक ऐसा जुनून, जी एक ऐसा जुनून, तो क्या आपको लगता है कि ये आज की जेनजी और वो जो आंदोलन था उसमें कोई आप समरसता या कुछ समानता देखते हैं, उसको कहीं आपने इंटीग्रेट किया? बिकॉज आप इवॉल्व कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, बट कहानी का पृष्ठभूमि वो शायद 5 जवान लोगों की, लड़कों लड़कियों की कहानी है, जिसको आप मई या जून में हम लोग देख पाएंगे। अब देखिएगा, ज्यादा उसके बारे में किसी चीज के बारे में पहले से कह देना थोड़ा सा, फिर उसको थोड़ा आप अपनी तरह से समझे ना। देखिए क्या होता है कि जिसको आप आजकल एक शब्द है जिसको कंटेंट वी मेक कंटेंट, पता नहीं कंटेंट क्या है ये, तो आई एम नॉट अ कंटेंट मेकर, पहली बात। तो कंटेंट क्या होता है? जो मैं बनाता हूं, जो मैं आपको तजुर्बा दे रहा हूं, जो आपको एक्सपीरियंस से गुजार रहा हूं, जो फिल्म बना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, जिस तरह से भी सोचिए, एक नजरिया है, एक तकनीक है। आप कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि गालिब का कंटेंट और या सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर तो कथा जो भी होती है या पृष्ठभूमि जो भी होती है, जो आप किस ख्याल है जिस पे आप फिल्म बना रहे हो, तो किसी का भी हो सकता है। आप एक ही विषय पे हम सब फिल्म बना सकते हैं। अगर 10 लोग एक विषय पे फिल्म बनाएंगे तो अलग अलग होगी ना। तो वो नजरिया है ना। तो नजरिया जो है वो मेरा कुछ इसमें मेरे ख्याल से इमरजेंसी या उस वक्त जो यंग है, या एक
अगर आप कहें कि वो एक जनरेशन की कहानी है जो बगावत कर रही थी उन ख्यालों से जो विरासत में उनको उनके माँ बाप से मिली थी, तो ग्रोथ, रिबेलियन, आगे बढ़ना, सोच, साइंटिफिक प्रोग्रेस सब ऐसे ही होती है जब आप बगावत करते हैं उस चीजों से जो आपको विरासत में मिली है। और बगावत का नाम बदतमीजी नहीं होता, हमेशा गाली गलौज नहीं होता, अक्सर वायलेंस भी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये लखनऊ वापस आ जाता है, लेकिन आप गलत हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप और भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अब शब्द भी शब्द होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते पता नहीं है ना। अब शब्द भी शब्द होते हैं और कभी अब शब्दों के बगैर वो कोई लफ्ज ही नहीं होता, शब्द ही नहीं होता। तो वो पृष्ठभूमि वो है, वक्त वो है, बैकग्राउंड वो है, लेकिन कहानी तो हमेशा की है। कहानी तो रिबेलियन की है, और रिबेलियन में आपका कुछ खर्च भी होता है। जब आप नया कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ खोते भी हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यू थ्रो अवे द बेबी विद द बाथ वाटर, समटाइम्स दैट ऑल्सो हैपन्स। और हमेशा जब आप कुछ तोड़ते हैं तो जो नया बनता है वो कोई जरूरी नहीं है पहले से बेहतर है। व्हेन यू ब्रेक समथिंग, वो क्या आप, तो वो मेरे ख्याल से अक्सर बगावत के वक्त ये नहीं सोचा जाता कि जो निर्माण होगा वो क्या होगा। तो क्या वो बेहतर हुआ? आपका क्या खर्च हुआ? आप बेहतर हुए? आपकी समझ बढ़ी? तो बहुत सारी बगावतें हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाल में अभी इजिप्ट में अब अरब स्प्रिंग हुई, तो बड़ा हल्ला है, अरे बदल गया इजिप्ट, फिर कौन पावर में आया। तो हमारे एक चाचा हैं, मैं बड़े लोगों को अपना चाचा बोलता हूं, हमेशा अपना लेता हूं, तो एक चाचा जिजेक हैं। तो चाचा जिजेक ये कहते हैं कि मुझे रात की जश्न के बारे में नहीं फिक्र है। रात को तो हर बगावत भी तो एक जश्न होती है ना। उसके बाद जब नशा उतरता है, द मॉर्निंग आफ्टर, जब नशा शराब का उतरता है या बगावत का उतरता है, तो जब सुबह आप उठते हैं तब क्या समाज दिखते हैं। वो मॉर्निंग आफ्टर कैसी होती है, वो रोजमर्रा की जिंदगी आम लोगों की क्या होती है, क्या बदलती है ना। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, जो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, चले चलो आई कि नहीं पता नहीं वगैरह वगैरह, है ना। लखनऊ गांव तो थोड़ा ऐसा सब। हाँ, हिंदी कविता आगे बढ़ाइए। हिंदी की बात करें और हिंदी भवन की है, कल प्रसून जोशी जी आए थे तो उन्होंने हिंदी में काफी चीजें बताई। उन्होंने एक अपनी कसक पीड़ा बताई कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और उत्तराखंड के एक गांव में जो है जहाँ मैंने क्लास 6 में जाकर ABC सीखी। तो कहने मैं जब फिल्म के सेट पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सिवाय डायलॉग हिंदी में बोलने के अलावा सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है। आपने उसमें किसकी गलती? जिसकी भी उन्होंने फिल्म में, आपने पूछा क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं कर रहा था, शत्रु कोई और कर रहा था। भाई किसकी गलती है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, नहीं 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 नहीं, हिंदी जब पटकथा लिखते हैं, है ना, तो ज्यादातर जो डायरेक्शंस हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, संवाद हिंदी में होता है ना। संवाद हिंदी में लिखते हैं। आजकल संवाद को की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी या नागरी, देवनागरी है कि नागरी है? नागरी नहीं है, अच्छा चलिए मान लेते। और इस पे हिंदी डिपार्टमेंट का मैं हूँ, सागर विश्वविद्यालय का, इस पे काफी बहस है, बहरहाल नहीं करूंगा मैं आपसे बहस। तो वो
हिंदी भाषा में वो लफ्ज क्या हुआ है, हिंदी भाषा को सिर्फ कोई भी भाषा जो है वो सिर्फ शेरो शायरी की भाषा नहीं हो सकती, साहित्य की भाषा नहीं हो सकती, उसको साइंस की भाषा भी होना पड़ेगा, है ना। आज बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आप हिंदी में पढ़ सकते हो? बताओ, आपकी बेटी पढ़ सकती है? नहीं ना यार, जवाब दो ना। तो प्रसून जी से ये पूछो ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं, हमको हिंदी भाषा में वो नए लफ्ज, वो तरीके, उसको लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। और जरूरी है किसी भी स्वाभिमान के लिए, अपने गर्व के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी साहित्य के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, अपने सब अस्तित्व के लिए कि भाषा आपकी हो ना, जबान आपकी हो, कुछ को आप हिंदी उर्दू जैसा भी बोले, मेरा जुला हिंदुस्तानी महात्मा गांधी कहते थे, वो हो, और उसमें आप दुनिया से वार्तालाप कर सके, दुनिया के सामने खड़े हो सके। इसमें कोई, मुझे तो सही लगता है, मैं तो आपके सामने हिंदुस्तानी बात कर रहा हूं ना, इसमें अंग्रेजी के मैंने बहुत जानबूझ के कम शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं बम्बई की कहीं ये बम्बई में हो रहा होता या बम्बई के लड़कों से सेट पे बात कर रहा होता तो मेरी जबान बदल जाती कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो जबान तकनीकी जब आती है तो उसमें फिर शब्द आते हैं। इसलिए ऐसा है प्रसून जी, भाषा जो है उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कविता आप लिख सकते हो भाई, आप कैमरे की जबान में कैसे समझाओगे? और फिर खासतौर पे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हो, उसमें हिंदी जबान का, भाषा का इस्तेमाल करके आप एक ऑल इंडिया फिल्म बनाते हो सो कॉल्ड, लेकिन उसके जो टेक्नीशियंस हैं, निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो हिंदी भाषी नहीं है। हिंदी सिनेमा में क्या होता था, स्क्रीन पे राइटर बंगाली होता था, लिरिक राइटर लखनऊ यूपी अवधी होता था, डायलॉग राइटर यहां का होता था, है कि नहीं? चाहे मजाज साहब थे, चाहे मजरू सुल्तानपुरी थे, चाहे शैलेंद्र थे, वो पंजाब के थे या इधर के थे, उर्दू हिंदी वाले थे, डायलॉग संवाद बंगाली, टेक्निक स्क्रीन प्ले, तो वो एक टेक्निकल बात है, तो उसको बंगाली तो ज्यादा आप देख लो, है ना। प्रोड्यूसर पंजाबी होता था। तो एक ऑल इंडिया फिल्म थी, आपने चाहा कि आप ऑल इंडिया हो जाओ, तो आप अपने को खो गए कहीं, तो वो जगह जो है रूटेड नहीं रही ना। अगर तमिल सिनेमा आता है तो तमिलनाडु के जो फिल्म मेकर्स हैं वो वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पे फिल्में बनाते हैं, उसी भाषा में बनाते हैं, अपने ही लोगों के लिए बनाते हैं और वहीं खुश रहते हैं, है ना। हम यूपी वाले, हिंदी वाले जब बम्बई जाते हैं, कहीं जाते, हम वहां जाते हैं, फिर जावेद साहब की एक लाइन है ना कि मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा, तो वापस ही नहीं आते। अभी क्या करें, क्योंकि वहां जगह नहीं है ना, हमको कोई बुलाता ही नहीं है। हम क्या करें, हम जो काम करते तो बोलते ये तो वो है प्रोस्टिट्यूशन जैसा। अब हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं जानबूझ के, न्यूट्रल, हाँ, कि ये तो शराब पीने जैसा, हमको तो मानते ऐसे ही है ना। तो वहां हम जाएंगे यूपी में तो अरे क्या नचनिया, ये क्या है? तो हम तो नहीं, मतलब हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यार हमें एक्ट्रेस से आप ऐसे बात करो, ऐसा करो। तो कहीं हिंदी और हम सबको, और मुझे तो बहुत दिलचस्पी है कि मैं भोपाल जाऊं, मैं तो शूटिंग अब वहीं करता हूं, मैं वापस जाके वहीं करता हूं। अभी मैं लखनऊ, कानपुर, भोपाल में शूटिंग कर रहा था, मैं अभी भी जाऊंगा वापस, फिर बार बार जाता हूं, क्योंकि उधर का एक जगह का, एक जमीन का, एक भाषा का, एक लोगों का, एक चेहरे का, सबका एक असर होता है ना। और मैं वहां की फिल्में बनाता हूं अक्सर,
लेकिन पूरी गलती कहीं हमको सोचना भी तो पड़ेगा ना। नहीं, गलत बोला, सॉरी, माफ कीजिएगा अगर आप लोग, अपॉलॉजीज। नहीं हाँ, मतलब अब क्या करूं, ऐसे ही हूं मैं, तो इसलिए मुझे कई जगहों में बुलाते नहीं है। आप लोग भी अगली बार बुलाओगे नहीं? हाँ, है पक्का? हाँ, होनी चाहिए, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगी। और मैं गलत हो सकता हूं, ये इस बात का मुझे हमेशा एहसास है। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं हमेशा सही हूं। आप बोल सकते हो आप गलत हो, और मैं सुनने को बिल्कुल तैयार हूं। तो क्योंकि अगर जितनी मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है उतनी आपकी भी है मेरे ख्याल से। तो आप बदतमीज हो सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। सर, इसी में एक सवाल और एक कौतूहल भी रहता है कि फिल्म स्क्रिप्ट जो है देवनागरी में या रोमन स्क्रिप्ट में है, तो आपने जो हिंदी भाषी खासतौर से इरफान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो ठेठ, और एक फिल्म आप अमिताभ बच्चन के साथ भी करने वाले थे जिसमें के साथ हमेशा तक यार मेरी, उन्होंने देखा कि मेरी स्क्रिप्ट जो थी देवनागरी में थी, तो उन्होंने बोला यार तो मेरी क्यों नहीं है, तो मैंने कहा सर सॉरी। वो भी हमेशा अपनी स्क्रिप्ट जो है उनकी देवनागरी में होती। और इरफान और नवाज ये लोग भी क्या है देवनागरी? हाँ 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 हाँ, सब यही यूपी के। हाँ, क्योंकि आप संवाद वो ठीक से अंग्रेजी में अगर लिखें तो वो फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाते फिर वो भाषा का अपना। और लेकिन कई लोग जो है वो बाहर के हैं, उनको अगर देवनागरी स्क्रिप्ट मालूम नहीं तो टेक्निकलिटी जो है कि कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, कोई मेकअप वाली है, कोई असिस्टेंट है, वो केरला से है उस कैमरा डिपार्टमेंट में, तो अब उसको थोड़ा सा एक बात आप और हिंदी में मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे हमेशा, माफी मांग के फिर बोल रहा हूं कि लड़कियां भाषा जल्दी भूल जाती हैं अपनी, क्यों? और अंग्रेजी जल्दी अपनाती हैं, क्यों? ये मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि उन भाषाओं में उनको नीचा दिखाने के शब्द कम हैं। कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कुछ गड़बड़ है उधर। वो भाषा में जो तब्दीली की जरूरत है, एक उसको आजकल बहुत ज्यादा वोक कहते हैं, बट थोड़ी वोकनेस जरूरी है ना। मतलब कि अगर आप किसी को पगला न कहें और कहें कि मेंटली चैलेंज, वो बेहतर है मेरे ख्याल से। उसको आप वोक करके डिसमिस ना करें। तो भाषा की तब्दीली की किस तरह से, जैसे हम समझ हमारी बढ़ती है, जैसे हमारा समाज बढ़ता है, वैसे आपको शब्दों में, भाषाओं में थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। वो उतना कस्बाईपना नहीं चलेगा। सॉरी, फिर माफी मांगता हूं। मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूं, ऐसे ही बचपन से ऐसे ही हूं, क्या करूं। हाँ? अच्छा, चलिए मान लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो। एक और जो फिल्म जिस पे आप काम कर रहे हैं गांधी पे, और हाँ। आपकी चूंकि नाना जी स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे थे, और आपकी माँ महात्मा गांधी से आपने बताया था काफी उनकी कुर्बत थी, करीब थी, बहुत उनको काफी नहीं थी। हाँ। काफी नहीं थी मेरी माँ। जैसे कि गांधी जी उस जमाने में ऐसा कहते हैं कि वो कुछ एक तरह से कांग्रेस पार्टी में चाचा, पिता, दादा, नाना की भी भूमिका बहुत निभाते थे, ऐसा कहते हैं। तो मेरी माँ के घर आए थे 2-3 बार, और उन्होंने कुछ सर पे हाथ रखा था, कुछ कहा था, बेटी बी द लाइट, ऐसा कुछ कहा था। तो बड़ी भावुक हो जाती थी। तो जब वो आखिरी वक्त में वो मुझसे हमेशा कहती थी कि गांधी पे फिल्म बनाओ, तो वो कहती थी ये तुम क्या अजीब अजीब अडल्ट फिल्में बनाते हो, तुम्हारे यहाँ लड़कियां इधर उधर अजीब अजीब बात डिवोर्स ये सब होता रहता है, और कुछ क्या अंडरवर्ल्ड और ये क्या है सब। तो
मतलब उनको मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने आज तक नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे फिल्म मेकर हो। ये भी लखनऊ की बात है, हाँ, कि अपनों की तारीफ नहीं करते, है ना। ये मुझसे नहीं कहा कभी ना कि तुमने कमाल की फिल्म बनाई, आज तक। और मुझे जरा सा भी शक नहीं है कि उसको मुझसे इश्क नहीं था, या नहीं तो वो आखिरी 25 साल मेरे साथ रहती थी। बहरहाल, तो वो मुझसे कहती थी कि वो जो फिल्म बनाओ, तो मुझे लगा कि आखिर में जाते जाते उन्होंने बहुत बार कहा था, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया एक कहानी बनाने में, कि एक निर्देशक की माँ उससे कहती है गांधी पे फिल्म बनाओ, तो वो कहता हाँ। और फिर वो किस तरह से, लेकिन अगर उसका पूरा टाइटल देखें तो गांधी एंड माय मदर थ्रू द आईज ऑफ एन अनफेथफुल सन। तो मैं मां का बेटा तो हूं, लेकिन हमेशा मां की बात नहीं मानता, है ना, तो उनका नजरिया भी नहीं मानता हमेशा, क्या करूं। तो धर्म, एक मां या एक गर्लफ्रेंड या एक माशूका, एक तो सिनेमा भी है ना, तो उसका भी एक धर्म है। तो कहानी सुनाने का एक धर्म तो मानना पड़ेगा ना, वो पहला इश्क है ना। अब तो उससे कभी मतभेद में होता है, मां ने जो कहा, वो स्क्रीन प्ले और कहानी की जो लॉजिक है वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। तो जिसको अब हिंदी का में हैजियोग्राफी का लफ्ज क्या है, जैसे कहानी में कहते हैं हैजियोग्राफी, तो हैजियोग्राफी मतलब जो सिर्फ किसी की तारीफ ही करे, ऐसा कथा अगर हो कि अगर मैं ऐसी कहानी लिखूं किसी एक व्यक्ति के बारे में जिसमें तारीफ ही तारीफ है, हाँ, प्रशंसा की, हाँ, उसको चमचागिरी भी कह सकते हैं, प्रशंसा भी कह सकते हैं, लेकिन एक टेक्निकल लफ्ज है उसका हैजियोग्राफी, हाँ, प्रशस्ति। चलिए सीखा मैंने कुछ। तो हाँ, तो प्रशस्ति नहीं है वो। एक गांधी जी जो है वो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी आत्मकथा है, उसका नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, उसका नाम माई ट्रूथ्स नहीं है। तो एक साइंटिफिक अप्रोच है ना, मेरा एक्सपेरिमेंट है सच के साथ। अब वो एक्सपेरिमेंट गलत हो या साबित हो, नतीजे पे निर्भर करेगा कि वो सच है, आधा सच है, कितना सच है, अभी का सच है, जो भी है। तो उनकी भी बात मान ली मैंने कि चलिए, मैं भी आपको नहीं मानता पूरी तरह से, आपके एक्सपेरिमेंट्स को। तो वो नाराज भी रहते मेरे से बहुत। अभी उनको मैंने जबरदस्ती 2 सीन करवाए थे अपने सीरीज में, तो बहुत ही नाराज थे मुझसे। वो कर देते हैं लेकिन नाराज रहते हैं, वो हक भी है, मतलब हक है, नाराजगी का हक है। वो भी लखनऊ से, वो भी आधे लखनऊ से, हाँ, लेकिन दिल्ली का लड़का है, माँ बंगाली है, थी हिंदुस्तान की पहले तबला वादक थी, पहली फीमेल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिकल बैकग्राउंड से, प्रोफेसर थे दिल्ली में, यूनिवर्सिटी में, दोनों यहीं पे, यहीं का है वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, सागर, ये सौरभ। आपके साथ जो यात्रा वृत्तांत रहा, देखा कि हमेशा आपने समय से आगे जो चीज़ें की, बहुत टैलेंट्स को आपने जो है मौका दिया। एमएम करीम का नाम लोग आरआरआर से सुन रहे हैं, चुप तुम रहो, उस गाने से आपने उस समय शुरुआत की थी। स्मृति मिश्रा, चित्रांगदा सिंह, शाइनी आहूजा, सुहानन किरकिरे, ऐसे बहुत सारे लोग और टैलेंट, सोहाली खान जो है, जिनको आपने मौका दिया। आज एक डिबेट होती है, नेपो किड्स वर्सेस टैलेंट की बात होती है, तो आपको क्या लगता है उसमें, आपका टेक क्या है इसमें? मेरा कोई टेक नहीं है। आप धर्म अपनाओ, अपना सिनेमा का है। आप जो देखिए, किरदार होता है, स्क्रिप्ट होती है, वो अगर आप, सब लोग कहते हैं कि ये जैसे कि डायरेक्शन जो है या राइटिंग जो है, जो लेखन जो है, आप में से कई लेखक होंगे, मुझसे बेहतर लेखक होंगे, तो माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, लेकिन लेखन मेरे हिसाब से उतना ही करने की प्रतिक्रिया है जितनी सुनने की है। तो आप बैठ के एक बार
अपने जो किरदार, आपने जो पात्र जो आपने बनाए, चरित्र जो करे हैं आपने, उन वो एक वक्त के बाद थोड़े से आजाद हो जाते हैं। वो आपसे कुछ कहते हैं कि मुझे इधर ले जाओ, मुझे ये दिशा दो। अगर आप सुनते हैं उनकी तो बेहतर काम होता है मेरे ख्याल से। अगर आप थोपते हैं उस पर अपने आप को बहुत ज्यादा कि मैं हूं, क्योंकि आप ही आप नहीं है, वो आप उनके जरिए अपने आप को भी पा रहे हैं। वो आपके दिमाग के कुछ इंद्रियां खोल रहे हैं। लेखन की जो क्रिया है वो आपको भी आप नए जगह ले जाती है। तो कभी कभी हर लेखक को यह अनुभव होता है कि यार ये संवाद कहां से आया, ये डायलॉग मैंने कैसे लिखा, आपको समझ नहीं आता कहां से आया ये, मैं जो लिखा है ये वो जो अचानक आपको ये एहसास होता है, ये व्हाट इज दैट, आप खुद को तो आप नई आप जगह जाते हैं, नया रास्ता तय करते हैं, तो फिर आपको ऐसा अनुभव होता है। वैसे ही फिर आपको वो बात जो है बताते हैं, इसको कास्ट करो। अगर आप सुनोगे, आप ध्यान दोगे और आप इस माध्यम में हो, तो आप उसको कास्ट करो जो बेहतर है। तो आजकल थोड़ा सा एक बेहतर ये हुआ है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर नामक एक जीव प्रकट हुआ है ना, जैसे कि हमारे साथ मुकेश छाबरा काम करता है ना। तो उससे फायदा क्या होता है, कास्टिंग तय आखिर में आपको ही करना है, क्योंकि आपको काम तो आपको करना है, पात्र तो आपका है, लेकिन वो आपका दायरा जो है, जो लोग आप सामने खोल देता है। तो आप ये कहते हो कि यार मुझे सीरियस मैन में एक बच्चा चाहिए ऐसा साउथ, तो आपके सामने 100 बच्चे आते हैं, है ना, फिर आखिर में 5 बच्चे आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर आप एक को सेलेक्ट करते हो, आप काम करते हो। अगर आप वो धर्म फॉलो कर रहे हो और आप सिनेमा से आपको इश्क है और आप उसकी सुन रहे हो वगैरह वगैरह, कभी कभी आपको प्रोड्यूसर की भी सुननी पड़ती है ऐसा भी नहीं, लेकिन तो नेपो से क्या मतलब, अगर सही है रणबीर कपूर की तरफ जा रहा है जाने दो, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो कहीं और जाओ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रणबीर बहुत अच्छा एक्टर है ना, तो आलिया अच्छी एक्ट्रेस है बहुत, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। भाई वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर वगैरह वगैरह, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं हो सकता, अगर है तो, अगर वो एक्टर है तो क्या प्रॉब्लम है। ये नेपो ये कुछ ठीक है, मतलब नाराज भी मत हो, कितना नाराज क्यों हो, कुछ तो थोड़ा बहुत हो गई भाई। आप थोड़ा बहुत, आपके ही दोस्त आपके पास आते हैं और बोले यार मेरी बेटे का जरा देखो, वो एक्टिंग का बड़ा शौक है, तो वो क्या हुआ फिर, हाँ, मैं तो उनको डरा के वापस भेज देता हूं। लेकिन ऐसा होता है ना, आप कहीं जाते हो, यार बेटा जरा देखना उसको, मेरी बेटी आजकल बहुत नृत्य में इंटरेस्ट है, तो आप कहीं ना रिकमेंडेशन इस तरह की चीजें तो होती है, द पार्ट ऑफ लाइफ। आप इतना उसको नेपो नेपो ये सब करके, अब कोई बड़ा आदमी होगा, उसके पास पैसे होंगे और तो खर्च कर रहा होगा, तो अपने बच्चे बनाएगा। सी हम लोग जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और मैंने अपनी जगह बनाई है, मैं असिस्टेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट विनोद चोपड़ा का था, वहां से निकला हूं। तो मैं कोई नेपो फेपो, आप लोग जब बात करते हैं ना कि फला बड़े फैमिली, मेरी फैमिली को कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने मुझे सड़क पे छोड़ दिया था और मैं स्लम में रह रहा था, है ना। तो ये द्वारका प्रसाद मिश्र ने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वो पूछ लो कहां, मैं कोई इंदिरा गांधी का लेटर लेके नहीं गया, मैं नहीं लेके गया, मेरे को कोई पॉलिटिकल फायदा हुआ ही नहीं। मुझे ब्रिजेश मिश्रा ने कोई फिल्म नहीं दिलाई, नहीं मैंने पद्मश्री लिया, नहीं लिया ना, बहुतों को मिला मुझसे नीचे से, मुझे मैं तो नहीं लिया।
तो मैं तो फिल्में बना रहा हूँ, जाना जाऊंगा तो फिल्मों से जाना जाऊंगा। अगर आवश्यक ये कि मैं बुला दिया जाऊं तो बुला दिया जाना चाहिए, फिर क्यों याद रखा जाना चाहिए? तो अब मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, तो इसलिए नेपोटिज्म नहीं। अब मेरा बेटा मुझसे कहता कि नहीं मुझे हीरो बनाओ, तो मैं शायद सोचता अगर वो अच्छा एक्टर होता तो क्या नेपो हो जाता वो? अगर लायक होता तो ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा अपने परिवार की तरफ तो झुकाव होता ही है ना, अपने बेटे की तरफ, बेटी की तरफ। तो उसमें कोई इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो ऐसा ख्याल कर रहा है। लेकिन मीडियम किसी के पिताजी की विरासत नहीं है, मीडियम आपका है। आप बनाओ फिल्म। आज तो बड़ा आसान हो गया, अब आईफोन पे बनाओ, किधर भी बनाओ, बिहार में बैठ के बनाओ, जबलपुर में बैठ के बनाओ, सीधा कान भेज दो, वहां फेस्टिवल भेज दो। अब तो सब दरवाजे खुल गए। आप थोड़ा हिम्मत तो करो। केरल में देखो कितनी फिल्में बनाने हैं, छोटा सा प्रदेश है, कमाल की फिल्में बना रहे हैं। छोटी भी बनाते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, स्टार वाली भी बनाते हैं, मोहनलाल ममूटी के साथ भी बनाते हैं, बड़ी पृथ्वीराज के साथ बनाते हैं, 50 लाख की भी फिल्म बनाते हैं। आपस में झगड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं और एक होते हैं। फिर कमाल का प्रदेश है, कमाल है। तो वैसे करो। वो तो नेपोटिज्म वहां पे भी होगी, तो वहां तो है ना ममूटी का बेटा स्टार दुलकर, हाँ है ना, तो क्या बुरा है? अच्छा एक्टर है। मतलब कोई तो अब वहां बड़े सारे नए हैं, बड़े सारे छोटे हैं। वहां थोड़ी ना दुलकर की फिल्म हिट होती है। मंजूमल बॉयज देखो, सबसे बड़ी 100 करोड़, 20 करोड़ की फिल्म 150 करोड़ कर रही है, 200 करोड़ कर रही है। पृथ्वी, ये सब बाहर से आए, इतने सारे लोग, लड़कियां कितनी सारी बाहर से आई। तो ये जो कहानियां हैं, आज सिनेमा जो है वो मीडियम धीरे धीरे खुल गया है और सबका है। वो कविता, लेकिन अगर सबकी हो गई, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि कविता हर आदमी लिख सकता है, क्योंकि कोई हर आदमी कविता लिख सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर आदमी कविता लिख सकता है ना। तो अभी आप लिखो, कौन रोक रहा है? कविता लिखो, फिल्म बनाओ, कौन रोक रहा है? बनाओ, आईफोन पे बनाओ, कान भेजो, शॉर्ट फिल्म बनाओ, हिम्मत करो। एक लड़की है पुरुलिया में, बंगाल में, 40 लाख में फिल्म बनाई, वेनिस में बेस्ट डायरेक्टर। हिम्मत तो करो। संतोष जैसी फिल्में हैं, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। इनफैक्ट पिछले सालों में इतनी सारी लड़कियों ने वो उसको ग्लास सीलिंग तोड़ दी है। चाहे आप पायल कबाड़िया जब संतोष की डायरेक्टर, गर्ल्स विल बी गर्ल्स की डायरेक्टर, ये पुरुलिया, बख्शो बंधु एक फिल्म है। इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी लड़कियां, कनी जैसी एक्ट्रेस, अभी इतनी सारी लड़कियां हम तो फिल्में बना रही हैं। और वो ये सब नेपोटिज्म है कि लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट करता। कौन कहता है लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट? लात मारो, दो अलग करो। कौन कहता है लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट करो? बनाओ, कौन रोक रहा है? ये जो हिम्मत की जरूरत है थोड़ी, ये जो यही है कि वो बदतमीजी थोड़ी तमीज के साथ करो, थोड़ा खुल जाओ, बदतमीज लेकिन तमीज के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं। बहुत ही जरूरी हो तब गाली दो। नहीं, गाली को कौन ज्यादा देता है? जिसके पास शब्द कम होते हैं, है ना। जब शब्द नहीं होते, और भाई महात्मा बुद्ध भी तो यही कहते थे कि किसी ने उसके गाली दी उनको, तो शिष्य नाराज हुआ, बोला क्यों नाराज हो रहे? उसके पास शब्द ही नहीं थे, तो अपने आप को वैसे ही व्यक्त कर रहा था ना उन गालियों से। वो गालियों को उसके पास फ्रस्ट्रेशन था, एक अंदर से शब्द ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहे थे, तो वो गाली के रूप में व्यक्त कर रहा था उसको। तो लेकिन अगर भाषा नहीं होगी और शब्द नहीं होंगे
तो फिर महीन ख्याल नहीं होंगे, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नुआंस, वो नहीं होगा। और अगर नुआंस नहीं होगा तो फिर भैया गड़बड़ है बहुत। तो भाषा को खुला होना, भाषा को शब्द जोड़ना, भाषा का ग्रोथ और हिंदी का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ जहां बोली जाती है ये भाषा। मेरे आखिरी और 2 सवाल हैं, उसके बाद ओपन हाउस होगा। एक, आपकी फिल्में मैं कहता हूँ चाहे बॉक्स ऑफिस पे जो भी उनका जो है रहा हुआ, लेकिन कल्ट फिल्में जरूर बनी हैं। लेकिन सिनेमा को लेकर भी हाल ही मैंने आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ा था, आपने 2 चीज़ें बोली कि बहुत ज़रूरी है। एक तो कल्चर जो सिनेमा थिएटर जाने का ख़त्म हो रहा है, और दूसरा टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। और ख़ासतौर से अभी मैं देखें जैसे नेटफ्लिक्स एक्विजिशन की बात चल रही कि जहाँ पे एक खतरा मंडरा रहा है कि सब OTT पे आ जाएगा और थिएटर लोग नहीं जा पाएंगे। उसको लेके आपकी क्या सोच और क्या? मुझे तो लगता है थिएट्रिकल जो एक्सपीरियंस है, अब देखिए नेटफ्लिक्स अच्छा अपनी जगह, एक तरह का आपको काम करने देता है, जिसको लॉन्ग फॉर्म नॉवेलिस्टिक सिनेमा हम समझते थे, है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक तरह का आपको काम करने देता है। एक फिल्म कहीं कभी बनी थी, फिर से आपको दिख जाती है, मिलती है। आप एक फिल्म जो छोटी सी मलयाली बनी थी, वो आप कानपुर में बैठ के देख सकते हो। ये फायदे हैं, तो इसका कोई मतलब अच्छी बात है। लेकिन जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है उसको, वो सामाजिक तौर पे बहुत जरूरी है। अगर वो हम साथ बैठ के लुत्फ लेना, जश्न मनाना, समझना, रोना, गाना, हंसना भूल जाएंगे तो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कविता की सुबह हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, ये जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। क्यों? लोग मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक हो रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। जो भी कभी कोई बोलता है कुछ गलत भी हो रहा है, होता है, वो आप हर चीज नहीं रोक सकते, रोकना चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा का में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में और कहीं पे भी कोई भी टैक्स होना ही नहीं चाहिए, 0 टैक्स होना चाहिए। अगर मैंने पैसे कमाए तो मेरा इनकम टैक्स होगा। मैंने अगर ज्यादा पैसे कमाए तो जैसे सबका इनकम टैक्स होता, बाकी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। पब्लिक आके हंसती है, उसको पब्लिक को क्यों टैक्स कर रहे हो? ये तो हंसने पे टैक्स है भाई, क्या है ये? एंटरटेनमेंट टैक्स जिसको बोलते, चाहे 18% हो, चाहे 25% हो, आई टोटली रिजेक्ट दैट। आपको और सिंगल स्क्रीन को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। उनको जो रेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ये जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, उन पे कम कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। बिकॉज दे आर पब्लिक प्लेसेस जहां लोग इकट्ठा होके एक कुछ संवाद के भाग बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल, एक फिल्म जो बहुत आपके दिल के करीब थी और वो फिर पूरी नहीं हो पाई, मैं मेहरुन्निसा की बात करूं, जिसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और चित्रांगदा सिंह को आपने, फिर वही लखनऊ की एक बार कहानी थी, वो नहीं हुई। अब ऋषि कपूर नहीं, तो क्या दोबारा से उसको रिवाइव करने की या फिर से हम लोग आप कोशिश कर रहे हैं कि वो दर्शकों तक पहुंचे किसी तरीके? देखिए, अब वो अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, वो एक तरह से एक था ना, वो कैरेक्टर्स जो, अब वो स्क्रिप्ट जो है उनकी तरफ गई थी, अब वो कहीं और जा ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? अब वो मतलब बड़ा मुश्किल है ना। ऋषि कपूर कहां से लाऊं मैं? वो मुझको बोलते रहे कि लंबू तूने फिल्म नहीं बनाई, वो हमेशा आखिर तक बोलते रहे, बहुत नाराज थे मुझसे। अब क्या करूं? बनाऊंगा, देखिए अगर को अपने आप कुछ हो जाता है। मेरे पास स्क्रिप्ट है वो, बट और इंटरेस्टिंग है। कहानी के बारे में अगर हमारे, कहानी मतलब 2 दोस्तों के बारे में थे, जो और एक औरत थी जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा हुआ था। तो उनके परिवार आपस में सब बात करते हैं, लेकिन वही नहीं करते।
फिर कुछ होता है, लेकिन मतलब उसमें कुछ आज के ज़माने में तो बहुत ही रेलेवेंट। और लखनऊ को वो एक इसको क्या कहते हैं, एक तरह से लखनऊ के नाम एक ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि जो भी थी, इट वाज माय ओड टू लखनऊ। राजीव सवाल पूछना। हाँ, सुधीर जी, मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि आज के दौर में आप महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने का सोच रहे हैं और बना रहे हैं, ये भी बहुत कमाल की बात है, इसके लिए बधाई हो। जब देख रहे हैं आप जिस तरह का माहौल देश में, एक बात पिछले 5-7 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मों के बारे में कही जा रही है कि जब जब देश के किसी कोने में चुनाव होता है तो एक फिल्म आती है। यूपी में चुनाव था, कश्मीर फाइल्स आई, कर्नाटक में चुनाव था, केरल फाइल्स आई, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, धुरंधर 2 आई। इस फिल्म को इन फिल्मों को लेके, उनकी टाइमिंग को लेके सवाल उठाया जाता है। सवाल समाज के 2 धड़े का है। एक धड़ा है जो कहता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये समाज में प्रोपेगेंडा, नफरत फैलाने का काम करती है। दूसरी तरफ ये फिल्में बहुत ज्यादा हिट भी होती है। और वो वर्ग है जो कहता है कि वो सच्चाई जो कालीन के पीछे दबी थी अब सामने आ रही है। और फिल्मों को देखकर पहले लोग एक संदेश लेके जाते थे, चाहे कॉमेडी हो, चाहे सोशल इश्यूज पर हो, चाहे आदमी की अपनी आंतरिक संघर्ष पर हो, उससे एक मैसेज आता था। इन फिल्मों से समाज में क्या मैसेज जा रहा है और इस तरह की फिल्मों के बारे में आपकी राय क्या है? मेरा सवाल ये है, ये बड़ा आज हर जगह ये सवाल है, तो कोई नया सवाल नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर कोई किसी भी तरह की फिल्म बना रहा है अपने बात कहने के लिए, चाहे वो किसी पार्टी, लोग, कोई भी उसकी मदद कर रहा है इसको बनाने में, तो जो दूसरा खेमा वो क्यों नहीं बना रहा? आप लोग या जो सो कॉल्ड बैठ के बात करते हैं कि यार देखो लोग ऐसी फिल्में देखने जाते हैं, तो आप दूसरी तरह की फिल्में क्यों नहीं देखने जाते? मेरा एक फिल्म रिलीज हुई 80, रिलीज तो हुई, कोई क्यों नहीं देखने गया? मैसेज भी अच्छा था, एक्टर भी अच्छे थे, रेलेवेंट फिल्म थी, थोड़ा समाज की सच्चाई दिखा रही थी, आप तो देखने नहीं गए। मैंने अफवाह बनाई थी, आधे से ज्यादा लोग देखने ही नहीं गए। अगर देखिए एक माहौल में जिस तरह की मैसेज तो हमेशा था फिल्मों का, थोड़ा बहुत आप बोलेंगे तो एक जमाने में 50s में एक नया भारत का निर्माण हो रहा था, और निर्माण में हर आदमी कभी सवाल पूछ रहे थे साहिर साहब की, जिन्हें नाज है हिंद पे, वो कहाँ है। कुछ लोग उस निर्माण के साथ थे, थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा बहुत तो सब थे, और रूढ़िवाद के खिलाफ और सब, तो एक तरह की फिल्में बन रही थी। अब एक दूसरी तरह की फिल्म बन रही है, ऐसा नहीं कि वही फिल्म बन रही है, लेकिन 4, 5, 6, 8 बनी है जिनको आप कहते हो। तो अगर वो बनी है तो आपने क्यों नहीं बनाई? मेरा कहने का सिर्फ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक फिल्म का जवाब, किसी एक फिल्म का जवाब दूसरी फिल्म हो सकती है। ये सवाल कोई क्रिटिक इस पे बड़ी टिप्पणी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मेरा जवाब इस फिल्म के लिए एक दूसरी फिल्म होना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि ये फिल्म खराब है। कबीर कहते आप हिंदी डिपार्टमेंट में, कबीर कहते थे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगर ये तो कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है। आपको कहना पड़ेगा ना कि पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर, कहना पड़ेगा ना, वो दूसरी लाइन कहनी पड़ेगी। तो दूसरी लाइन कहने के लिए मुझे फिल्म बनानी पड़ेगी। मैं महज ये नहीं कह सकता, नेगेटिव बातें करने से कुछ नहीं होगा।
उसने एक फिल्म बनाई, टेक्निकली अच्छी फिल्म है, टेक्निकली अच्छी फिल्म है। उस लड़के को माहौल क्रिएट करना आता है, सेट क्रिएट करना आता है, शॉट लेना आता है, एडिट करना आता है, साउंड डिजाइन आती है, उस पर म्यूजिक कौन सा डालना आता है, उसको फिल्म बनाने का जरिए। अब उसकी एक समझ है, सोच है, एक फिल्म बना रहा है वो। दूसरे लोग क्यों नहीं करते अपनी समझ सोच से? वो क्यों घबराए बैठे हो? अगर वो घबराए बैठे तो कुछ नहीं होगा, घबराए बैठे रहो अपने बिल में, फिर कंप्लेन मत करो, तो बैठे मतलब रहो। तो सर इसका मतलब ओनस जनता पर है। हाँ, आपने किसी को चुन दिया राजनीति में, आप तो इसके देखिए, लिए आप जनता लोग फिल्म जिम्मेदार। देखने जाते नहीं हो। जो सो कॉल्ड अच्छी फिल्म के लोग हैं सब वो अनुराग कश्यप वो पिक्चर ही नहीं देखने गया निशान सी। कोई क्यों नहीं देखने गया? क्यों फिल्में लोग अच्छी फिल्में, चलिए वो कोई एक्सट्रीम तरह का अच्छा फिल्म मेकर है तो 80 क्यों नहीं को देखने गया? नॉर्मल परिवार की एक कहानी थी जहां एक घटना घटती है और परिवार उससे कैसे जूझता है। अच्छी कहानी थी ना, अच्छे परफॉर्मेंसेस थे ना। क्यों दम तोड़ गई 10-12 करोड़ में, अपने पैसा नहीं रिकवर कर पाई थिएट्रिकल में? क्यों? क्या कमी थी उसमें? अब आप कहें कि नहीं उसमें भी नाच गाना होना चाहिए, उसमें भी कॉमेडी होनी चाहिए थी, उसमें भी, तो फिर ऐसी फिल्में बनेंगी और आप फिर मत कंप्लेन करो। आपका समाज ऐसे ही है, घबराओ मत। आपकी कौन सी किताबें कौन पढ़ रहा है, कौन कविता पढ़ रहा है? हम ही पे क्यों डाल रहे हो? कौन पढ़ रहा भाई? मुझे बताओ ना। कितनी अंग्रेजी में भी सो कॉल्ड जो नॉवल छपती है सो कॉल्ड अच्छी, तो कितने कॉपी छपती है वो, कितने लोग पढ़ते हैं? ऐसे ही है हाल, क्या करें? और कोई सवाल पूछना चाहे सुधीर जी से? तो अबे मेरे से कन्वीनियंट जवाब नहीं मिलेंगे आपको, बाकी लोग आ रहे होंगे कन्वीनियंट बनी। हाँ सर, सिर्फ एक तथ्य बताना चाहती हूँ जी। हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को अरे बाप रे, पिछले वर्ष 30 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है। जी हाँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि हिंदी को पढ़ा नहीं जा वो रहा है, बड़ा ऐसे ना एक्सेप्शन कहिए। है। हाँ, और वो उन्होंने लड़के लिया है। मैं विनोद जी का बड़ा कायल सर, हूँ। लेखक को लड़ना चाहिए ना, एक हाँ, कलाकार तो को वाह, लड़ना ही करेक्ट चाहिए। करेक्ट। जब वो लड़े, बिल्कुल सर। और किससे लड़े? बोलो जोर से, जोर से बोलिए। प्रकाशकों से लड़े। हाँ, तो मैं जानता हूँ विनोद जी को बहुत अच्छे से। हाँ जी सर। मैं आखिर में आखिरी 6 दिन जब वो गुजर रहे थे तो मैं रोज उनसे बात कर रहा था। मैं पढ़ा उनको, मैं सागर का हूँ, मैं हिंदी कविता पढ़ी है, नौकर की कमीज पढ़ी है, वो सब है, सब ठीक है वो। लेकिन वो अकेले हैं बहुत, और वो बहुत अकेले थे। कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया, आज जाके पूछो। मैं सागर विश्वविद्यालय वापस गया था। हाँ, मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है बाबरामन, आप देखिए उस डॉक्यूमेंट्री में मैं सागर वापस गया, पूछे सवाल, मैं हॉस्टल गया उस सागर विश्वविद्यालय में जहां मैंने हिंदी कविता सुनी, मैं बड़ा हुआ, मैं जहां बना, मैं जहां जो भी मेरी समझ बढ़ी, उस सागर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 200-500 लड़के मुझे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। फिर वो चले गए, फिर कुछ बचे जो मैंने पूछा कि भाई कौन सा हिंदी कवि पढ़ते हो, हिंदी उपन्यास कौन सी पढ़ते हो? बोले चेतन भगत। सुन लो, है सागर में, मध्य प्रदेश में, हिंदी भाषी जगह पे। ऐसा नहीं कि बंबई में कोलाबा की बात कर रहा हूं मैं। सर, लेकिन फिल्मी दुनिया के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग भी पुराने क्लासिक्स को ही पढ़ते हैं सर। आप भी जो अभी समकालीन, जो अभी नए कवि लिख रहे हैं, आप लोग भी उनको कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे बारे में ऐसा मत कहिए, ज्यादातर लोगों के बारे में सच है। मेरे बारे में मत कहिए, मैं अभिषेक शुक्ला भी पढ़ता हूँ, बहुत लोगों को पढ़ता हूँ। मेरे बारे में मत कहो प्लीज, थोड़ा मेरे बारे में मत कहो। लेकिन हाँ, ज्यादातर ये सच है, ज्यादातर सच है कि पढ़ना लिखना ही कम हो गया। देखिए क्या है कि अगर आप किसी, आप
वो पढ़ते ही नहीं है, तो जहां आप जाते हो, जो बनाते हो, जो चीजें लेके जाओगे आप किसी को, तो उन उपन्यासकारों को ही नहीं पढ़ा, तो अब वो समस्या है। ये है, मतलब इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। सर मैं बस इतना कह रही थी कि मेरे जैसे लोग, जैसे मैं एक लेखक हूँ, और मेरे जैसे लोग, कला के जो दूसरे माध्यम हैं उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर पे फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, वो अरे आप फिल्मी लोगों से क्यों कुछ आशा रखती हो यार? क्यों ना रखें ना रखेंगे। अरे भाई आप खुद लड़ो अपनी लड़ाई। विनोद कुमार शुक्ल को कोई भी आशा नहीं थी हम लोगों से। वो अलग से अपनी उपन्यास लिख रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, उनको फक्र था अपने आप पे, उनको अपनी विधा पे, अपने फन पे, अपने सब पे फक्र था। वो कोई मोहताज नहीं थे कि कोई बॉलीवुड में मेरे पे फिल्म बनाए। उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा बेटा तुम मेरी पे फिल्म बनाओ, कभी नहीं कहा। अपने पे रखो नॉवल तो विदा, मैं तो फेल्ड नॉवेलिस्ट हूं। मैं इसलिए फिल्म मेकर हूं क्योंकि मैं नॉवल लिखना अकेले में शराब को निमंत्रण देना है। मैं घबराता था अकेले बैठने से। मैं आपको बता रहा हूं, वो तो कमाल का एक मीडियम है। आप उदय प्रकाश को बात कीजिए, आप कईयों की बात कीजिए, मेरे तो दोस्त हैं सारे, तो आप मुझसे वो मत कहिए कि मैं नहीं पढ़ता। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। न फणीश्वर राज रेणु को सिर्फ पढ़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसमें चुगताई को पढ़ता हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं सबको पढ़ता हूं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते, वो भी सच है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, चूंकि मैं सुधीर जी को 25-30 साल से व्यक्तिगत रूप, इनके आप ऑफिस जाइए कभी भी, जो इनके राइटर्स ज़्यादातर सब नई जनरेशन वाले लड़के हैं। चाहे उन्होंने तनाव लिखी हो, चाहे होस्टेजेस लिखी हो, या अफवाह लिखी हो फिल्म में, या गांधी में, हमेशा 4-5 जो आज की जो है जेनजी जनरेशन जिसको कहते हैं, इनकी गाइडेंस में दे आर राइटर्स हु आर डूइंग दैट वर्क। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि सर आप बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रेरणात्मक, मेरे लिए बहुत ही कैरेक्टर रहे हो शुरू से, और मैंने आपकी बहुत सारी फिल्म देखी भी है, जो मतलब अंडररेटेड फिल्म आपकी है, मैंने देखी हैं। और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक राय ले लीजिए मुझे आपसे कि मैं आप ही की तरह एक छोटा कलाकार हूँ, मैं संगीत से रिलेट करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मेरा अगला लक्ष्य जो सर है वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का है। तो उसमें ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं, या डायरेक्शन के ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं, या ऐसी कौन सी राहें होती है जो एक अच्छा म्यूजिक, या जो आपके नज़रिए से देखा जाए तो एक आपको अच्छी फिल्म या आपसे रिलेटेड फिल्म जो आप लोगों की तरफ एक संदेश भेज सकें, वो आपको किस तरीके से बनाने में सहायता मिलती है? उसमें मुझे थोड़ी सी सहायता आपसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाह रहे हो? आप म्यूजिशियन हो? क्या बजाते हो? मैं सर सिंगिंग करता हूँ, मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, मैं आप हिंदुस्तानी क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल से तालीम रही है पटियाला घराने से। तो अपना एल्बम निकालो ना यार, हम पे क्यों मोहताज हो? अपना अपना आज तो बड़ा आसान है भाई, आप म्यूजिक अपना बनाओ, कोई आप तक आएगा। कोई अगर आपको म्यूजिक, आपको, मैं यही कह रहा हूं, आप बॉलीवुड पे निर्भर मत हो। आप अरिजीत सिंह तो बोलता है मैं गाऊंगा नहीं, अब वो तो कह रहा मैं अलग अपना करूं। एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर पता नहीं क्यों खत्म हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट अपने आर्ट पे थोड़ा फख्र करो ना यार। आप हम पे क्यों मोहताज हो? हम आएंगे नहीं आएंगे, आप क्यों निर्भर हो? कोई इतनी समझ लेके आएगा कि आपका जीनियस पहचान सके, उस पे क्यों निर्भर हो भाई? आप खुद अपने को प्रमोट करो, अपना गाना गाओ, अपना संगीत बनाओ, अपने साथ में एक ग्रुप बनाओ, साथ बैठो, कुछ बनो, अपने आप लोग आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे पे टैलेंट है और लोग तुम्हारे पास ना आए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं अपने गाने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 1-2 गाने मैंने ड्राफ्ट लिखे हैं अपने, जो अभी तक मैंने रिलीज नहीं करे, उनमें कुछ चेंजेस करने हैं।
हाँ? मैं कई चीजों में अटक जाता हूँ क्योंकि लिरिक्स लिखने में। आप देखो अनुराग कश्यप और स्नेहा कलमरकर कहाँ से आई वो लड़की, इंदौर से। जी जी जी। हाँ, ये तो ऐसा देखो, ये सब नहीं है। आप में टैलेंट है अगर, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोना बंद करो, संगीत करना शुरू करो। थैंक यू सर। रोना बंद करो। ठीक है, अब इन्हीं जो है मुझे लगता है इसको समाप्त करने के समय जो घड़ी का इशारा हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सुधीर जी का। आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिवादन किया जाए Thank और you. आपका समय देने के लिए बहुत माफी बहुत धन्यवाद। बदतमीजी के लिए। और एक सर जाते जाते वो मुनीर नियाजी का जो शेर आप जो है सुनाते हैं वो। कुछ उंज भी रहा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। लखनवी अंदाज और सिनेमा के अनुभव से भरे मुनीर नियाजी साहब का बजा रहे हो।